हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ड। और हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे थे। प्रीवियस 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप ऐप में हैं या यूट्यूब में हैं तो पहले उन दोनों लेक्चर को आप देखिए, उसके बाद आके आप ये तीसरा लेक्चर कंटिन्यू करिए। यानी कहने के ये मतलब हुआ, अगर वो दोनों लेक्चर आपने फॉलो नहीं किए हैं तो तीसरे में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने ये सीखा था कि भाई एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस की रेडियस क्या होती है, आइसोटोप्स क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने कहा था कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के हम लोगों ने 2-3 पॉइंट पढ़ लिए थे। सबसे पहला जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था वो हमारा था स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस में हम लोगों ने सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा था वो हमारा था मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट पढ़ा था। और दूसरा हम लोगों ने इसी मास डिफेक्ट में पढ़ लिया था कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता था। और वहां जाके हमको पता चला था कि भाई जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है उसमें बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती, उसमें मास डिफेक्ट ज्यादा होता, उसमें स्टेबल होता है वो। फिर दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। और पैकिंग फ्रैक्शन में हमने क्या रिलेशन सीखा था कि पैकिंग फ्रैक्शन हमारा कभी कभी निगेटिव भी हो सकता है, कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। तो उसमें भी देखा था कि अगर निगेटिव है तो इसका मतलब पेरेंट आइसोटोप स्टेबल होगा, अगर पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट आइसोटोप स्टेबल होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना एक रिलेशन बनाया था और उस रिलेशन में ये था कि किसी भी चीज का अगर पैकिंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन हमारा 0 है, इसका मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो लेस देन 0 होगी। इसका मतलब उसका जो मास डिफेक्ट यानी डेल्टा एम है वो भी लेस देन 0 होगा और एटम स्टेबल नहीं होगा, वो स्टेबल नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरा इसमें हम लोगों ने क्या रिलेशन पढ़ा था कि भाई पैकिंग फ्रैक्शन अगर लेस देन 0 है तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी ग्रेटर देन 0 होगी। इसका मतलब डेल्टा एम है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा और ये हमारा स्टेबल माना जाएगा, ये हमारा स्टेबल माना जाएगा। फिर एक हम लोगों ने रिएक्शन देखा था जिसमें बाइंडिंग एनर्जी दी रहती थी, पैकिंग फ्रैक्शन दिया रहता था कि भाई वो बाइंडिंग एनर्जी दी रहती थी कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी निगेटिव है। तो उसको भी देख के हम बता सकते थे कि पेरेंट से हमारा स्टेबल होगा कि प्रोडक्ट वाला हमारा स्टेबल होगा। और इसकी एक रिएक्शंस करके भी हम लोगों ने देखा था कि उस रिएक्शन में 2He5 था, 2He3 था, 2He4 था, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि 2He4 वाला ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू 2He3, 2He4, 2He5। ठीक, उसी क्रम में 2 डिफेक्ट मतलब 2 स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट हो चुके थे। तो तीसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है N/P रेशियो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी, N/P रेशियो। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना भी है और आते भी हैं। क्या कहता है N/P रेशियो? तो N/P रेशियो जनरली होता क्या है, बोलते क्या है कि द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय द N/P रेशियो। यानी जो स्टेबिलिटी होती है न्यूक्लियस की वो N/P रेशियो से डिफाइन की जा सकती है। N क्या है, न्यूट्रॉन है, P क्या है, प्रोटॉन है। यानी न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन करके भी हम लोग स्टेबिलिटी को बता देते हैं। अब बात आती है किसी न्यूक्लियस की अगर हम N/P रेशियो निकाल लेते हैं तो हमको कुछ वैल्यू मिल जाएगी और वो वैल्यू कैसे डिसाइड होगी कि ये हमारा स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो अब इसी को आगे देखना है। तो ये कहा जाता है कि अगर आपका N/P रेशियो, अगर आपका N/P रेशियो जो है 1 to 1.52 के आसपास आता है, किसके आसपास आता है, 1 to 1.52 के आसपास आता है, तो वो न्यूक्लियस हमारे स्टेबल माने जाते हैं, उनको हम स्टेबल बोलते हैं। क्या पता चला कि अगर N/P रेशियो हमारा 1 से 1.52 के बीच आता है तो वो चीजें, वो न्यूक्लियस हमारे स्टेबल होते हैं। अदरवाइज वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। समझना इस बात को, वो न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, अदरवाइज वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है कि स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते कैसे हैं। देखो 2 केस हो सकते हैं। आपसे कोई कहा जाए कि इन दोनों की वैल्यू इसके बीच में आनी चाहिए, तो अब 2 की बात तो बन सकती है, या तो वो वैल्यू इन दोनों से ज्यादा आती है या तो वो वैल्यू इन दोनों से कम आती है। इसके अलावा कोई तीसरा बात हो ही नहीं सकता। भाई हमने कह दिया 1 से 1.52 के बीच आनी चाहिए, या तो वो वैल्यू इनसे कम आती है या तो वो वैल्यू इनसे कम आती है, और या फिर ये वैल्यू इनसे ज्यादा आती है। 2 ही केस हो सकते हैं, या तो कम या तो ज्यादा।
अब बात आती है कि अगर कम आती है तो क्या होता है और अगर ज्यादा आती है तो क्या होता है। देखो हर आदमी, दुनिया का हर आदमी, मैं हो तुम हो कोई भी हो, सारे आदमी स्टेबल होना चाहते हैं। उसी तरह केमिस्ट्री में भी जितने भी एटम, एलिमेंट, न्यूक्लियस सब दुनिया भर के हैं, वो सब स्टेबिलिटी की तरफ भागना चाहते हैं। चाहे ऑर्गेनोमेटेलिक हो, सारे 18 इलेक्ट्रॉन की तरफ भाग रहे हैं, कोई ऑक्टेट की तरफ भाग रहा, कोई स्क्वायर प्लेनर बनाना चाह रहा। उसी तरह यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारा n/p रेशियो 1 से 1.52 की तरफ आ जाए तो हम अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लें, और अगर स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लें तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बात आती है ये लोग जिनकी कम आती है और जिनकी ज्यादा आती है वो स्टेबिलिटी की तरफ कैसे भागते हैं, क्या कुछ करते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी मिल जाती है, या यूं कहें उनका n/p रेशियो 1 से 1.52 की तरफ आ जाता है। तो सुनना इस बात को, n/p ये तो निकाल रहे हैं, n/p भाई कह रहे हैं कि कुछ ऐसे आइटम हैं जिनका n/p रेशियो 1 से 1.5 के ज्यादा आता है। अब ज्यादा आने का मतलब भाई सोचो क्या हुआ, तुम ज्यादा आने का मतलब क्या हुआ, हमारे समझ में यहां आ रहा है ज्यादा आने का मतलब यही होता है कि ऊपर वाली चीज लार्ज वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, और नीचे वाली चीज छोटी वैल्यू है, यानी छोटी वैल्यू है। तभी तो बड़ी को छोटी से भाग दोगे, डिवाइड करोगे तो ज्यादा आएगा। इन केस अगर हम यूं कह लें 6 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो यहाँ पे 3 आता है, और यही अगर 6 डिवाइड बाई 3 कर देते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाता है। यानी मतलब समझ में आया कि जो चीजें बड़ी आती हैं, जो वैल्यू बड़ी आती है, उनके केस में होता क्या है, उनके केस में प्रोटॉन जो होते हैं भैया वो कम होते हैं। अगर प्रोटॉन कम है तभी तो ये वैल्यू बड़ी आ रही है। यानी कुछ ऐसे मान लो 1 2 3 4 आइटम रखे हुए जिनमें न्यूट्रॉन सेम है, लेकिन प्रोटॉन किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में ज्यादा। तो जिसमें कम होंगे उसमें प्रोटॉन कम है तो उसका n/p रेशियो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। समझना इस बात को। अब अगर ज्यादा आएगा तो वो क्या चाहता है, वो भी स्टेबिलिटी की तरफ चाहता है। तो उसको करना क्या पड़ेगा, उसको फिर ऐसी कोई रिएक्शन करनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ करके वो कहेगा भैया हमारा अगर प्रोटॉन बढ़ा दो ना तुम तो बाय गॉड मजा आ जाए। अगर प्रोटॉन बढ़ जाएगा तो भैया हमारा ये वैल्यू कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो हम कहेंगे इसकी रेंज में आ गए। अब सेम वही कॉन्सेप्ट दूसरे वाले में क्या कि n/p रेशियो जो है किसी भी चीज का कम आता है। सुनना इधर, किसी भी चीज का कम आता है, और कम आने का मतलब क्या है, कम आने का मतलब है कि जो न्यूट्रॉन है वो ज्यादा है, न्यूट्रॉन जो है वो कम है और नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है। जैसे आपको कहा जाए भैया ये 6/, हमको करना है 4 करना है, एक जगह कहा जा रहा है 8/4 करना है। वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, हमने कहा वैल्यू n/p रेशियो की कम आ रही थी, और कम कब आएगी, जब ये वैल्यू छोटी होगी। और जब ये वैल्यू छोटी है तो देखो यहां कितना रहा, ये तो 2 आ रहा है और ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यानी अगर ऊपर का मतलब न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन हमारे कम है और नीचे प्रोटॉन ज्यादा है तो वैल्यू कम आती है। अगर ऊपर न्यूट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है तो वैल्यू ज्यादा आती है। तो दो ही केस बन सकते हैं, या तो n/p रेशियो की वैल्यू इससे ज्यादा आ जाए या तो इससे कम आ जाए। तो दो केस बन सकते थे, एक बार न्यूट्रॉन ज्यादा, एक बार प्रोटॉन ज्यादा। अब हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को करके ये लोग अपना न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ा लेते हैं और स्टेबिलिटी की तरफ आगे आते हैं। समझना कितना सुलझा हुआ कोर्स रहता है किसी भी चीज का। सबसे पहले न्यूक्लियस की बात की, फिर रेडियस की बात की, फिर आइसोटोप की बात की, फिर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब धीरे धीरे आपको रिएक्शंस की तरफ लेके वो जा रहा है कि भाई स्टेबिलिटी प्राप्त करते हो तो कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, फिर क्या होता है, अल्फा निकलने से क्या होता है, बीटा निकलने से क्या होता है, K+ निकलने से क्या होता है, पॉजिट्रॉन निकलने से क्या होता है, कौन सी थ्योरी है उनसे क्या होता है, तब जाके काइनेटिक्स आएगी, काइनेटिक्स के बाद फिर आगे की चीजें आएंगी और तब क्वेश्चंस आएंगे। अगर पहले लेक्चर से फॉलो कर रहे हो आपको बहुत मजा आएगा और सब कुछ समझ में आएगा, एक इमेज बनती चली जाती है कि हाँ भाई ये होता चला जा रहा है हमारे साथ। सब चीज का मतलब पता चलेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा वो चीज करने में। तो देखो भाई, अब बात आती है कि ये लोग कुछ ना कुछ रिएक्शंस करते हैं। हम उनकी रिएक्शंस की बात करेंगे, अगले स्टेप में करेंगे कि वो आखिर कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं जो ये लोग करके स्टेबिलिटी की तरफ आगे आते चले जाते हैं।
उसके पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ में क्या कहा गया है कि अगर हम एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके किसके बीच, न्यूट्रॉन के बीच और प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें यह ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है। ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, ठीक। और ऊपर जो n/p रेशियो की वैल्यू होती है वो 1.5 होती है और इसकी जो n/p रेशियो की वैल्यू होती है वो 1.0 के आसपास होती है, ठीक। और इस जो बेल्ट, ये एक जो बेल्ट टाइप का मिलता है, इस बेल्ट को हम क्या नाम देते हैं, इस बेल्ट को मैं क्या नाम दूं, तो इस बेल्ट को मैं नाम देता हूं स्टेबिलिटी बेल्ट। इसको हम लोग स्टेबिलिटी बेल्ट के नाम से जानते हैं। यानी कहने का ये मतलब आया कि जब न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो का हमने एक ग्राफ खींचा तो हमें इस टाइप का ग्राफ मिलता है। हम लोग ये कहते हैं कि ये चीज ऊपर है और ये चीज बिलो दी है, लेकिन जो मिडिल वैल्यू होती है उस मिडिल वैल्यू में जिनका न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो आ जाता है तो वो चीज स्टेबिलिटी बेल्ट के जोन में आती है, और अगर जो चीज स्टेबिलिटी बेल्ट के जोन में आ जाती है तो वो स्टेबल न्यूक्लियस माना जाता है। यानी ऊपर वाले भी चाहते हैं कि हम यहां आ जाएं और नीचे वाले भी चाहते हैं कि हम इस बेल्ट के अंदर आ जाएं, और उसके लिए ये लोग अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन दुनिया भर की रिएक्शंस करके यहां पे आने की कोशिश करते हैं। यानी मुद्दे की बात जो हमारी ये आती है, इतने टाइम में हम लोगों ने इतना सीखा कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालने के लिए हमारे पास तीसरा जो फंडा है वो n/p रेशियो है। n का मतलब न्यूट्रॉन, p का मतलब प्रोटॉन, तो किसी भी न्यूक्लियस का हम n/p रेशियो निकाल लेते हैं। अगर वो n/p रेशियो 1 से 1.52 के बीच आता है तो वो एटम स्टेबल होता है। अगर नहीं आता है तो दो केस हो सकते हैं, या तो वैल्यू ज्यादा आती है या तो वैल्यू कम आती है, और उन दोनों केसों में दो बातें हैं, या तो प्रोटॉन ज्यादा या तो न्यूट्रॉन ज्यादा, या तो प्रोटॉन कम या तो न्यूट्रॉन कम। अब जो चीज बड़ी आ गई वो कम करके इस बेल्ट में आना चाहती है, जो वैल्यू कम आ गई वो बेल्ट अपनी वैल्यू को बढ़ा के इस बेल्ट के अंदर घुसना चाहती है। तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं, कभी अल्फा पार्टिकल निकाल देते हैं, कभी बीटा पार्टिकल निकाल देते हैं, कभी पॉजिट्रॉन निकाल देते हैं, कभी K+ निकाल देते हैं, कभी बीटा प्लस निकाल देते हैं। अब अगला काम क्या आएगा, इंट्रोड्यूस हो गई ये सारी चीजें, तो हम अगला काम करेंगे अल्फा निकलने पे क्या चेंज होता है। अरे भाई चेंज होगा ना, तभी तो ऊपर 2He4 का अगर चेंज होता था तो उसके पार्टिकल में यानी न्यूट्रॉन कम होते थे, प्रोटॉन कम होते थे। अब वही न्यूट्रॉन प्रोटॉन काउंट करके हम यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट बना देंगे। अब वो रिएक्शन तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो n/p रेशियो में हमें याद करने होते हैं, और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं एक नजर हम उनमें डालते हैं। मैंने उनको पहले से लिख लिया है, देखो भाई ये पॉइंट्स हैं हमारे। क्या कहता है, एक एक पॉइंट समझना, और बड़ी आसानी से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके पेपर में इजीली हो जाएगा। क्या है, फॉर एलिमेंट अप टू z = 20, अगर किसी चीज का z यानी एटॉमिक नंबर 20 है, ये 20 तक है, 1 से लेके 20 तक जिनका एटॉमिक नंबर होता है वो स्टेबल न्यूक्लियाई माने जाते हैं, और उनका n/p रेशियो कितना होता है, 1 होता है। सीधी सी बात समझना, आपको ये बात बतानी है। अब आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको 4 ऑप्शन देगा, वो चारों ऑप्शन में कौन से एलिमेंट होंगे जिनका एटॉमिक नंबर, एक का एटॉमिक नंबर 20 के रेंज में आ जाएगा, बाकी 3 का एटॉमिक नंबर कहीं बाहर आ जाएगा, 24, 26, 27, 28 ऊपर कुछ भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक होगा जिसका एटॉमिक नंबर 20 आ जाएगा, 20 से कम आ जाएगा। अब वो आपसे पूछेगा इन चारों में से आप ये बता दो किसका n/p रेशियो 1 है। आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सबका एटॉमिक नंबर देखना, जिसका 20 से कम या 20 हो उसको टिक्का मार देना और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, फॉर एलिमेंट्स आफ्टर z = 20, यानी z = 20 के बाद वाले, यानी 21, 20, 30, 40, 50, 70, 80 वाले, लेकिन उनका n/p रेशियो जो होता है वो स्टेबल न्यूक्लियाई होता है और इंक्रीजेज अप टू n/p 1.5, यानी 20 से ज्यादा वाले भी कुछ होते हैं जो स्टेबल न्यूक्लियाई माने जाते हैं, और उनका n/p रेशियो 1.5 होता है। फिर से सुनना, n/p रेशियो 1.5 होता है। 20 से ज्यादा वालों का, 20 से कम वालों का n/p रेशियो 1 होता है। दूसरा पॉइंट। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की तरफ।
दी एलिमेंट्स हैविंग Z इक्वल टू 83 से भी बड़ा, ओहो Z इक्वल टू 83 से भी जिनका बड़ा होता है उनका N/P रेशियो ग्रेटर देन 1.5 एंड दीज आर रेडियो एक्टिव। क्यों कहा गया रे इनको रेडियो एक्टिव? क्योंकि ये रिएक्शन सब दिखाएंगे ना 1.5 से ज्यादा हो गया। अब ये कहेंगे मुझे तो स्टेबल बनना है, और अगर तुम्हें स्टेबल बनना है तो तुम अल्फा निकालो, तुम बीटा निकालो, तुम बीटा प्लस निकालो, तुम पॉजिट्रॉन निकालो, तुम के प्लस निकालो, यानी तुम कुछ ना कुछ निकालो या ऐड करो, उसके बाद आके हमारे स्टेबिलिटी बेल्ट में आओगे। और अगर स्टेबिलिटी बेल्ट में आओगे तो तुम्हें रिएक्शन दिखानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ निकालना करना पड़ेगा, और जब निकालोगे करोगे उसी चीज को हम रेडियो एक्टिव बोल देते हैं। यानी तीन बातें समझ में आई, तीन बातें समझ में आई। क्या क्या? 1 से लेके 20 तक वालों का N/P रेशियो 1 होता है, 20 से लेके 83 वालों के बीच का N/P रेशियो 1.5 होता है, 83 से अगर जितने भी ग्रेटर देन 83 हैं उनका N/P रेशियो 1.5 से भी ज्यादा होता है, और वो रेडियो एक्टिव होते हैं। अब भी ना समझ में आया तो फिर न्यूक्लियर छोड़ देना। अगला देख, अगला, in order to become stability zone, that is to come in stability zone element shows radioactivity। वो तो सीधी सी बात है, इसमें कौन सी नई बात बता दिया तूने कि जो स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं यानी उनका N/P रेशियो 1.5 से ज्यादा होता है या 1 से कम होता है, वो क्या करते हैं? वो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। जस्ट पीछे वाली बात, जस्ट चिल, यानी कि 92 यूरेनियम 235 है। अब क्वेश्चन बन सकता है यूरेनियम का हमारा N/P रेशियो कितना होता? तुम याद तो कर नहीं सकते हो ना, लेकिन इतना तो बात याद कर सकते हो कि यूरेनियम 92 होता है, 92 होता है तो उसका Z जो है वो 83 से ज्यादा होता है। अगर 83 से ज्यादा होगा इसका मतलब वो 1.5 से तो ज्यादा होगा, तो कितना होता है? 1.55 होता है। अगला पॉइंट देख ले, कह रहे देयर आर सेवरल एलिमेंट्स व्हिच हैव N/P रेशियो स्मॉलर देन 1.5 एंड दे आर रेडियो एक्टिव। यानी ये सदा सर्वदा बात सही नहीं है कि जिनका 83 से ज्यादा है, 1.550 से ज्यादा है N/P रेशियो, दुनिया में वही केवल रेडियो एक्टिव होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, होते हैं वो, लेकिन ये नहीं है कि उससे नीचे वाले नहीं होते हैं। वो तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके नीचे वाले भी कुछ ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं। तो ये बात मन में ना बिठा लेना कि जिनका N/P रेशियो 1.5 से ज्यादा होता है सिर्फ और सिर्फ वही रेडियो एक्टिव होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। इसीलिए क्या कहा गया? देयर आर सेवरल एलिमेंट्स व्हिच हैव N/P रेशियो स्मॉलर देन 1.5 एंड दे आर रेडियो एक्टिव। एंड फॉर एग्जांपल 6C12 जिसका N/P रेशियो 1.33 होता है और ये एक रेडियो एक्टिव आइटम है। दूसरा 15P30 इसका N/P रेशियो 1 होता है और ये एक रेडियो एक्टिव आइटम होता है। तो ये कुछ बातें थी, आपको याद करना था। फिर के चिल्ला के मैं बता दूं कि 1 से लेके 20 तक Z इक्वल टू 1 से लेके 20 तक N/P रेशियो 1, 20 से लेके 83 तक N/P रेशियो 1.55, 83 से ऊपर वाले 1.5 से भी ज्यादा एंड देशो रेडियो एक्टिविटी। फिर यूरेनियम जो है 1.55 उसका N/P रेशियो होता है, वो रेडियो एक्टिविटी शो करता है, वो स्टेबिलिटी जोन में आना चाहता है। चौथी बात क्या बताएगी कि N/P रेशियो 1.5 से ज्यादा वाले ही रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, कम वाले भी होते हैं। 6C12 जिसका N/P रेशियो 1.33, फिर दूसरा 15P30 N/P रेशियो 1। इतनी बात हम लोगों ने की। पता नहीं तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इजी है, इजी। Which element have N/P ratio near to 1? Which element have N/P ratio is near to 1? चार ऑप्शन दिए हुए, ले क्या दिया हुआ? KBr/Fr/C, KBr/Fr/C। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, पोटेशियम होगा। क्यों होगा आपको पता है, क्योंकि जो Z इज इक्वल टू 1 से 20 तक होते हैं उनका N/P रेशियो लिख लो 1 होता है। खत्म कहानी।
बन सकता है क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है फालतू का, और बन सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ये जो अल्फा बीटा ये सब निकलते हैं, इनमें क्या ऊपर कमी आती है, क्या नीचे चेंजमेंट आता है, यानी इनके दो केस बना के पढ़ेंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। अब वो केस कैसे होंगे भाई, जिसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है या न्यूट्रॉन कम है तो वो क्या फॉलो करते हैं, जिनका प्रोटॉन कम है प्रोटॉन ज्यादा है वो क्या फॉलो करते हैं, वो दो केस हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान रखें यहाँ पे अभी आइसो डायफर आइसो बार ये सब कुछ नहीं है, अभी सिर्फ ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बैलेंस करने की कहानी वाले दो केस हम लोग इनके बनाएंगे। तो ठीक है, देखते रहिए हमारा शो, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जैसा भी है अपना काम करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।